हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? EtCO2। तो EtCO2, एज everybody knows, I think it's a ASA. According to ASA, it is a mandatory monitor, and as per ISA, Indian Society of Anesthesiologists, it is a desirable monitor. तो हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है? देयर इज रिलीज ऑफ CO2। CO2 जाता है फिर हमारी सर्कुलेशन से जाता है हमारे एल्वियोलाई में हमारा गैस एक्सचेंज होता है, हम ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर फेंका जाता है, एंड अल्टीमेटली हम एक्सपिरेशन करके एक्सपायर्ड गैस में वो बाहर आ जाता है, आउट। ओके, तो ये बेसिक उसकी साइकिल रहती है। कभी भी चेंजेस होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा या कम होगा, तो EtCO2 की वैल्यू, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो EtCO2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो CO2 प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी EtCO2 की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है या एल्वियोलाई एक्सचेंज में प्रॉब्लम है तो इनकी वजह से EtCO2 की वैल्यू हमारी इफेक्ट होती है। मेन हमें देखना है जो PaCO2 होता है उसकी वैल्यू हमारी होती है अराउंड 40 to 45 mmHg, और जो EtCO2 होता है उसकी वैल्यू आती है 35 to 45 mmHg। तो हमारे दीज आर द नॉर्मल वैल्यूज। सो अगर हम ग्रेडियंट देखें इन दोनों का, मतलब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, दैट कम्स टू अराउंड 4 to 5 mmHg। दिस इज द नॉर्मल ग्रेडियंट विच शुड बी देयर। ओके, अब देखते हैं कि नॉर्मल हमारा ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे, so this is our phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 will start beginning here, and phase 0. So this is our inspiratory phase, and this whole will be our expiratory phase. इसमें जो हमारा x एक्सिस है वो टाइम है, और जो y एक्सिस है वो हमारा CO2 है। इसको और डिफाइन करें थोड़ा सा हम, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी, ये वैल्यू जो हुई वो है हमारा PaCO2, और ये जो टिप पे हमारी आएगी, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगी, ये है हमारा EtCO2। तो ग्रेडियंट क्या हो गया? ग्रेडियंट इन दोनों का डिफरेंस हो गया। सो दिस इज द नॉर्मल ग्रेडियंट जिसकी वैल्यू 4 to 5 mmHg होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये एरिया है हमारा, इसको हम डिफाइन करेंगे कि इट्स बेसिकली द एल्वियोलर डेड स्पेस। ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ वाला, दिस इज योर एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ये एंगल हमारा अल्फा एंगल हो गया, ये हमारा बीटा एंगल हो गया। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 100 to 110 नॉर्मली, ठीक है। और इसको डिफाइन करें अगर हम, तो ये हमें समझ आ गया। EtCO2 की वैल्यू मैंने नॉर्मल पहले बता दी, अराउंड 35 to 45 रहेगी mmHg। ग्रेडियंट 44 to 5 नॉर्मल रहेगा, तो उस हिसाब से PaCO2 हमारा 40 to 45 mmHg हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी मेटाबॉलिज्म में फ़र्क आने से, जैसे मैंने बताया परफ्यूजन में फ़र्क आने से या वेंटिलेशन में फ़र्क आने से, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, जिससे हम हमारी पैथोलॉजी को ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल EtCO2 का ग्राफ है। इसमें भी अगर हमारा अल्फा एंगल बढ़ रहा है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द अल्फा एंगल, इफ देयर इज इंक्रीज इन द अल्फा एंगल, उसके कॉजेज क्या हैं? मेनली वो VQ मिसमैच से होता है। VQ मिसमैच मतलब वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होने से हमारा एंगल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पीप वगैरह आप बढ़ा रहे हो, या आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारा जो एयरवेज हैं उसमें कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उस कारण से ये इसका एंगल बढ़ जाता है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होते हैं लंग्स के, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ ऑफ लंग्स, उसके कारण ये एंगल कम हो जाता है, लेस हो जाता है। ऐसे एक बीटा एंगल का सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये एंगल बढ़ता है मोर व्हेन इट इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज इन केस ऑफ रीब्रीदिंग।
तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे इज़ अबाउट दिस फेज 4. This can be seen in case of positive pressure ventilation with a sample line leak, or in case of pregnancy, और इन केस एक तो ये हो गया, प्लस ओबेसिटी. इन 3 कंडीशंस में ये हमें एक्स्ट्रा एक अबव कर्व जाता हुआ दिख सकता है, जिसको हम फेज़ 4 कह लेते हैं. फेज़ 4 का इंक्लूजन हो गया, जिसमें एक्स्ट्रा पीक मिलती है आपको. वो इन केसेस में आपको देखने को मिल सकती है. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स क्या हैं, जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू एंड कंप्लीट आवर टॉपिक. तो अगर हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राफ देख लिया है. अगर आपको ग्राफ में ऐसे मिल रहा है, फिश फिन या शार्क फिन जिसको बोलते हैं, अपीयरेंस मिल रहा है, या अपस्ट्रोकिंग मिल रही है आपको इस तरह, वो ऑब्स्ट्रक्शन में मिलती है हमेशा. एयरवेज में कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है, आपकी ईटी ट्यूब ब्लॉक्ड है या एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, उन केसेस में आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है. अदरवाइज़ अगर हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का है, ऐसे है, थोड़ा बहुत आया और फिर बेसलाइन छू गया. दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ ईसोफेजियल इंट्यूबेशन, कि आपकी ट्यूब ईसोफेगस में पड़ी है और ट्रेकिया में डालनी थी, वहाँ नहीं डली, और इनिशियली आपने देखा EtCO2 आ रहा है, उसके बाद कम होता गया. तो ऐसा डिफाइन किया जाता है. एटलीस्ट 6 आपको ये ग्राफ्स मिल जाने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव, तभी ये करेक्ट प्लेसमेंट के लिए हम लोग इस EtCO2 मॉनिटर को देख सकते हैं कि वो ट्रेकिया के अंदर ही है ट्यूब या नहीं है. अगर इस तरह का ग्राफ आ रहा है, वो डाई डाउन होकर पूरा बेसलाइन टच कर गया, देन ईसोफेगस में होगा. नेक्स्ट ग्राफ आता है हमारा स्पॉन्टेनियस, जब पेशेंट अगर एनेस्थीसिया में है और स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आ गया है, तो जैसे ये था, तो इसके अंदर फेज़ 3 जो होता है, उसके अंदर फेज़ 3 ये था हमारा, तो इसके अंदर ऐसे क्यूरारे नॉच आ जाती है. इसको बोलते हैं क्यूरारे नॉच और क्यूरारे क्लेफ्ट. तो ये स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग जब शुरू हो जाता है पेशेंट में, जब वो ब्रीथ करने लग जाता है, उस केस में हमको ये देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट ग्राफ हम ले सकते हैं अबाउट, जैसे अगर पेशेंट ऑलरेडी इंक्रीज और डिक्रीज इन EtCO2 दिखाना है जैसे हमको, तो पेशेंट का अभी ऐसे चल रहा था ग्राफ, एंड सडनली देयर इज इंक्रीज इन द ग्राफ नंबर ऑफ EtCO2, और अदरवाइज उल्टा है, पहले नॉर्मल चल रहा था और फिर वो कम होने लग गया है बट रेगुलर हो गया है. तो मतलब हाइपो परफ्यूजन हो गया है मोस्टली. डिक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज इन द EtCO2, ये सब लिंक्ड होते हैं आपस में. तो देन यू कैन प्रिडिक्ट के हो सकता है BP फॉल हो गया हो. अदरवाइज अगर इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म हो गया है, इंक्रीज इन द परफ्यूजन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैसेस तो फिक्स्ड ही रहेंगी ना एक्सपिरेशन. तो इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म हो जाए या हाइपो वेंटिलेशन हो जाए पेशेंट को, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा हमारा EtCO2 का वैल्यू. ऐसे ही हाइपो परफ्यूजन था, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि हाइपर वेंटिलेशन के केस में भी आपका ऐसे डिक्रीज इन EtCO2 हो जाएगा. तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. मेन ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं. तो ऑब्स्ट्रक्शन देख लिया, क्यूरारे नॉच देख लिया, ये देख लिया कि इंट्यूबेशन में कैसा दिखना चाहिए ग्राफ. उसके अलावा और क्या क्या देख सकते हैं ग्राफ्स हम. ये जो ग्राफ है ये मैंने आपको बताया था फेज़ 4 की तरह करके. एक्स्ट्रा जो ये मिलता है हमको, ये तो सैम्पल लाइन लीक में मिलेगा. सैम्पल लाइन लीक, सैम्पल लाइन बेसिकली मतलब EtCO2 जिससे मेजर कर रहे हैं हम लोग, उसमें लीक होने से जब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे हैं तब, प्लस इन केस ऑफ ओबेसिटी, ऑल्सो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, यू कैन सी दिस ग्राफ. नेक्स्ट आता है जब हमें बायफेजिक EtCO2 देखने को मिल रहा है. दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ सिंगल लंग ट्रांसप्लांट. अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं सब. एंड इन केस ऑफ ऑल्सो इन केस ऑफ ब्रोंकियल इंट्यूबेशन दिस कैन बी सीन.
ब्रोंकस में चली गई जब हमारी ट्यूब, अलग अलग टाइम पे TCO2 रिलीज हो रहा है दोनों साइड के लंग्स का। एक ये होता है हमारा कार्डिक ऑसिलेशंस जो होते हैं फेज 3 के अंदर देखने के मिलता है, पीडियाट्रिक एज में बहुत कॉमन है कि हमारा हार्ट बीट के साथ जो हमारी पल्स चल रही होती है उसके साथ में हमारी ब्रीदिंग का जो पैटर्न है इस तरह दिखता है TCO2 का पैटर्न। दिस इज़ वेरी कॉमन इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप। फिश फिन मैंने पहले ही पढ़ा दिया। एक और इम्पॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे, ये थोड़ा सा कम मिलता है बुक्स के अंदर। जब ये हमारा ऐसे इरेगुलर फेज 3 हो प्लस यहाँ पे भी ऐसे हो तो दिस इज इरेगुलर प्लेट्यू। इरेगुलर प्लेट्यू किस केस में देखा जा सकता है आपको, व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ET ट्यूब, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंडोट्रेक्यूल ट्यूब जो हमने डाली हुई ET ट्यूब इनटू द लोअर फेरिंग्स, या लोअर फेरिंग्स में आ जाए ट्यूब हिलकर, या फिर अपर लैरिंग्स में आ जाए। तो स्टमक का भी वेंटिलेशन चेंजेस वगैरह, मतलब आपकी गैसेस वहाँ चली जाती हैं इसोफेगस में, तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है, थोड़ा इरेगुलरिटी मिल सकती है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स जो आपको डेली लाइफ में पता होने चाहिए। एंड जैसे मैंने फिश फिन का भी बताया था, अगर इस तरह का आप स्ट्रोकिंग मिल रहा है आपको, मतलब यहाँ पे कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन है। आप चेक कीजिए आपकी ET ट्यूब ब्लॉक्ड है, या पेशेंट के एंड पे प्रॉब्लम है, या आपके सर्किट में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो अगर आराम से पेशेंट वेंटिलेट हो रहा था, नॉर्मल ग्राफ चल रहा था, और सडनली देयर इज फ्लैट लाइन, दिस मीन्स ईदर देयर इज अ डिस्कनेक्शन, कहीं पे डिस्कनेक्शन हो गया है, या फिर सीवियर मतलब स्पाज्म, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, स्पाज्म की वजह से कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है पेशेंट के एंड पे। फॉर एग्जांपल जैसे लैरिंगोस्पाज्म हो गया, या कंप्लीट कुछ भी गैस अंदर नहीं जा पा रही है और बाहर नहीं आ पा रही है, डिस्कनेक्शन ऑफ द सर्किट हो गया, डिस्कनेक्शन ऑफ द सर्किट जैसे मैंने बताया, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया है, कंप्लीट हमारा जो परफ्यूजन है वो भी कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी ये ऐसे हमारी फ्लैट लाइन आ सकती है। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट कर्व्स दैट आई